हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि फ्रेंड्स आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनवायरनमेंट पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको पूछा गया है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो यहाँ पे बात आई है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, हिंदी में हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण अधिनियम। तो ये भारत सरकार द्वारा पास किया गया था 1986 में, 1986 में। अब यहाँ पे जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि एनवायरनमेंट पर्यावरण का संरक्षण। अब हम किन तरीक़ों से कर सकते हैं, तो इस एक्ट में बातें जो लिखी गई हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको। जैसे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना, साथ में उसका इम्प्रूवमेंट करना, जैसे कि पेड़ पौधे लगाना, वनों की कम कटाई करना, और जो केमिकल हैजार्डियस केमिकल होते हैं उनको, जो एनवायरनमेंट से नुकसान होता है उनको बंद करना, पोल्यूशन कंट्रोल करना, और इंडस्ट्री में बहुत सारे जो काम होते हैं जैसे कि ज़्यादा केमिकल जो है नदियों में डाल दिया जाता है, उनको बंद करना और या फिर रेस्ट्रिक्ट करना। ये तो हो गई बात एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की। अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट डे। यदि मैं बात करूं, एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो 5 जून, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण के लिए एक संस्था है UNEP। इसकी फुल फॉर्म यदि मैं आपको पूछूं तो आपको आती है, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। केनिया की राजधानी कहाँ पे है, नायरोबी, नायरोबी केन्या। तो यहाँ पे UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड। कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहता है उसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन, इकोसिस्टम, निक, या फिर बायोम। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा एकोमोडेशन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं इसकी बात करूँ, यानी कि हिंदी में बात करूँ, ऑर्गेनिज्म यानी कि जहाँ पे जीव रहते हैं उसको बोलते हैं एकोमोडेशन, यानी हिंदी में यदि मैं बात करूँ तो आवास। ये आपको ध्यान रखना है। और यदि हम बात करें इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम क्या होता है, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग साथ में जहाँ पे रहते हैं, वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है मिला के, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। और इसको बोलते हैं नीस या फिर निकेत भी बोला जाता है। ये किसे कहते हैं, तो नीक हो जाएगा द रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्ले इन कम्युनिटी, यानी कि कोई भी कम्युनिटी होती है उसमें उस ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है, वो नीस कहलाता है। और यदि हम बात करें बायोम, बहुत सारे जो इकोसिस्टम होते हैं वो मिला के एक बायोम बनता है। ठीक है, समझ गए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज। यानी कि कोई भी ज़मीन पर एक से ज़्यादा क्रॉप उगाना क्या कहलाता है, यानी एक से ज़्यादा जो फसल होती है उनको क्या कहते हैं, यूनिक्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग, या फिर ट्रिपल। तो सिंपल सा आंसर है, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मल्टीपल क्रॉपिंग, यानी कि हम एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं उसको क्या बोलेंगे, मल्टी क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस। बहुत ही सिंपल है। यदि हम बात करें, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सौरमंडल। और उसके बाद में आ जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद में आ जाएगा आपके मीजोस्फेयर, और आ जाएगा थर्मोस्फेयर।
तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ट्रोपोस्फीयर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करें ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन लेयर पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। इंक्रीज कंटामिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस, डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो CO2 यदि हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? ये मुख्यतः जो है 6 प्रकार की होती हैं। ये 6 के आपको नाम याद होने चाहिए। पहली तो हो गई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद में हो गई CH4 जिसे हम बोलते हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हो गई, और सल्फर फ्लोराइड। यदि फ्लोरीन 6 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ठीक है। और कौन सी बच गई? आपकी परफ्लोरोकार्बन यानी कि PFC। ये जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट असर्शन रीजन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। यानी यहाँ पे आपको असर्शन और रीजन कौन सा सही है वो बताना है। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। सेकंड दिया गया है एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आप सभी को पता है जो हमारे इकोसिस्टम के कंपोनेंट होते हैं, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग हो, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे मैं एक फूड चेन की यदि बात करूं, जैसे यहाँ पे ये प्लांट है, इसको टिड्डा खा जाएगा, फिर फ्रॉग, ये आपने पढ़ा ही होगा, स्नेक। ठीक है। यानी कि ये हमारी फूड चेन है, यानी कि एक जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर नॉट, तो ये हमारा असर्शन रॉन्ग हो जाएगा। एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, बिल्कुल जो ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं उसकी वजह से ही मेनली एनवायरनमेंट अफेक्टेड होता है। तो रीज़न ये सही हो जाएगा। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग DDT एज पेस्टिसाइड इज। सबसे पहले आपको DDT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये एक प्रकार का पेस्टिसाइड है। यदि मैं हिंदी में बात करूँ तो ये एक प्रकार का कीटनाशक है। इट बिकम इनइफेक्टिव आफ्टर सम टाइम, नॉट इजीली डिग्रेडेबल इन नेचर, लेस इफेक्टिव देन अदर्स, इट्स हाई कॉस्ट। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज बताना है। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि नॉट इजीली डिग्रेडेबल इन नेचर। डिग्रेडेबल यानी कि ये लंबे समय तक जो है टूटता नहीं है छोटे छोटे पार्ट्स में, और जब ये डिग्रेडेबल नहीं होगा तो लंबे समय तक नुकसान करता रहता है। अब यदि हमको DDT का फॉर्मूला एग्जाम में पूछ ले तो C14H9Cl5, यानी इसमें 5 क्लोरीन होता है। अब देखिए यदि मैं इसको एक बार डायग्राम बता दूं आपको, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके एक दिमाग में इमेज बैठ जाए जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। अब देखिए ये हमारे जो है क्या होते हैं, बेंजीन होते हैं। यहाँ पे कार्बन जो है इंटरकनेक्टेड है, इसमें 6 कार्बन होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 भी इधर हो गए, कितने हो गए 12, और एक ये हो गया 13, और एक CCl3, और इधर हमारा एक हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर भी क्लोरीन हो जाएगा और इधर भी क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, क्लोरीन 5 है, 1 2 और 3, ये 5 हो गए, और कार्बन 14, 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए 12, और एक ये हो गया 13, और एक इधर हो गया आपके 14, और हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड के हिसाब से बैलेंस हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है DDT का, C14H9 और Cl5। विच पोल्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉक नी सिंड्रोम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नॉक नी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है। देखिए जो हमारा घुटना होता है ना पैर का, उसमें जो आवाज़ आती है उसमें यदि प्रॉब्लम हो जाएगी
तो उसमें एक आवाज़ आने लगती है टक टक की, उसी को हम बोलते हैं नॉक नी सिंड्रोम। फ्लोराइड, मरकरी, आर्सेनिक या फिर कैडमियम की वजह से होता है, तो ये होता है फ्लोराइड की वजह से। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ मरकरी की वजह से एक डिजीज होती है मिनीमाटा, ठीक है, आप याद रख सकते हैं, एम से मरकरी, एम से मिनीमाटा। और कैडमियम की वजह से इटाई रोग होता है, इटाई, ये आपको याद रखना है। एसिड रेन आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो एसिड रेन जो होती हैं वो होती हैं आपके नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं, एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय कंबशन, नहीं। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, बिल्कुल नहीं। एक्सेस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ नॉट एडवाइज टू स्लीप इन ए क्लोज्ड रूम विथ ए कोक फायर बर्निंग इन ए कोल्ड डेज बिकॉज ऑफ हार्मफुल इफेक्ट। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे हमारा एक रूम है, ठीक है, ये क्लोज रूम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोल्ड डेज, सर्दियों में, तो यदि सर्दियों में हम क्या करते हैं कि रूम बंद रखते हैं और ओढ़ के सो जाते हैं। यदि यहाँ पे हमने एक अंगीठी जलाई, ठीक है, ये जल रही है और हम यहाँ पे सो रहे हैं, ठीक है, इसमें क्या होगा कि कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, उसकी वजह से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन धीरे धीरे हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, रूम हमारा बंद है, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे जो है सांस के साथ में अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, ये जो है ऑक्सीजन के साथ में जुड़ता है और ये हमारे हर बॉडी में पहुँचती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में। लेकिन जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड होगी ना, तो ये ऑक्सीजन को नहीं एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को करेगा, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में इसकी जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती हैं वो ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए फिर कार्बन मोनोऑक्साइड अपने शरीर में जाएगी तो इंसान यहाँ पे मर भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो बंद कमरे में अंगीठी नहीं जलानी चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल? लेदर बेल्ट्स, सिल्वर फॉइल, आयरन नेल्स या फिर फिलोसाइनेट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बायोडिग्रेडेबल यानी कि जो डिग्रेडेबल हो या फिर मैं कह सकता हूँ डिकम्पोज हो सके। तो जो डिकम्पोज हो सकता है उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो ए करेक्ट हो जाएगा, लेदर बेल्ट। ये बायोडिग्रेडेबल है और बाकी जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज कॉज्ड बाय मैथिल एमाइन, मैथिल आइसोसाइनेट, फॉस्जीन या फिर क्लोरोफॉर्म। तो बहुत ही सिंपल आंसर है मैथिल आइसोसाइनेट। देखिए कुछ स्टूडेंट इसको मैथिल आइसोसाइनाइट याद रखते हैं, आइसोसाइनाइट नहीं है, आइसोसाइनेट है, ये ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मैथिल आइसोसाइनाइट दे रखा होता तो बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते। तो ये आपको याद रखना है मैथिल आइसोसाइनेट है, ना कि आइसोसाइनाइट है। ये जो ट्रेजेडी है ये हुई कहाँ पे? भोपाल के अंदर। और इसकी जो डेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। 3 दिसंबर 1984, ठीक है। और यदि आपको कंपनी का नाम पूछे तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। कौन सी? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट डेंजरियस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। जो हमारा ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट होता है उसमें बहुत सारी जो है पोल्यूटेंट निकलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सा होता है? लेड, मरकरी, कॉपर या फिर कैडमियम। तो सही आंसर हो जाएगा लेड। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए लेड जो होता है ये होता है आपका टॉक्सिक, ठीक है। जो हमारी किडनी होती है उनको ख़राब कर देता है, जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उनमें दर्द रहता है और नर्व सिस्टम को भी डैमेज कर देता है लेड, ठीक है। इसलिए ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज रिन्यूएबल वन। तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। यूरेनियम,
कोल, सोलर एनर्जी या फिर नेचुरल गैस। देखिए, हम बात करें यूरेनियम की, कोल की, नेचुरल गैस की, ये क्या है, हमारी जो अर्थ है उसमें लिमिटेड है, तो जैसे ही हम यूज़ कर लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन सोलर एनर्जी जो है ये रीयूजेबल है या रीन्यूएबल है, ठीक है, क्योंकि जो है सूर्य की एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए ये रीन्यूएबल हो गई। तो जिसको हम वापस बना सके वो होती है रीन्यूएबल। और कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी होती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, बायोफ्यूल, ये सब जो है रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं। ये सभी आपको याद रखने हैं। रेड डाटा बुक कंटेंट्स रेयर प्लांट एंड एनिमल अंडर थ्रेट, रेयर मिनरल्स, वेनिसिंग रिवर या फिर रेड पांडाज। तो रेड डाटा बुक ये क्या करती है, ये रेयर प्लांट और एनिमल जो अंडर थ्रेट होते हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो गए उनका जो है डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। और ये जारी कौन करता है, जारी IUCN के द्वारा किया जाता है। IUCN की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ये रेड डाटा बुक कब जारी की गई थी, तो यदि मैं बात करूं कब पब्लिश की गई, तो 1964। The plant which grow well only in light are known as जीरोफाइट्स, हीलियोफाइट्स या फिर एपीफाइट्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हीलियोफाइट, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। हीलियोफाइट को हम बोलते हैं सन स्ट्रोक प्लांट, यानी कि जहाँ पे लाइट ज़्यादा हो वहीं ये उगते हैं। कौन से, हीलियोफाइट। अब हम बात करते हैं जीरोफाइट। जीरोफाइट को हम बोलते हैं हिंदी में मरुद्भिद, यानी कि जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, कम पानी में जहाँ पे होते हैं, उनको हम बोलते हैं जीरोफाइट। अब यहाँ पे ये दिया गया है एपीफाइट्स। देखिए, एक होते हैं पैरासाइट, यानी कि जैसे मान लो एक पेड़ है, इसके ऊपर कुछ चिपका हुआ है कोई जीव, ठीक है, ये यहीं से खा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इस पर डिपेंडेंट है, तो ये हो गया आपके पैरासाइट, यानी कि किसी और के ऊपर जो भोजन जो है डायरेक्ट ले लेता है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। लेकिन एपीफाइट क्या होते हैं, जैसे मान लो एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ हो गया, यहाँ पे एक इसके अंदर कुछ मान लिया होल है, यहाँ से इसके अंदर कुछ मिट्टी है, मिट्टी या कुछ गिरा हुआ, ठीक है, यहाँ से एक छोटा सा जो है प्लांट निकल जाएगा, ठीक है, ये अपना जो है फोटोसिंथेसिस खुद करेगा, यानी अपना भोजन खुद बनाएगा। इस पेड़ पे डिपेंड नहीं है, ये अपना खाना खुद बना रहा है, लेकिन इस पेड़ पे है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एपीफाइट। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंसर्न्ड विथ चेकिंग ग्लोबल वार्मिंग, चेकिंग ओजोन डिप्लेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन बार एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आपको पूछे मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, तो ये है कनाडा में। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था चेकिंग ओजोन डिप्लेशन, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको पूछे कि ये कब हुआ था, तो ये डेट आपको याद रखनी है 1987। यदि एग्जैक्ट डेट पूछे तो 16 सितंबर 1987। ये एक प्रकार का क्या है, ग्लोबल एग्रीमेंट है, ठीक है, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ओजोन डिप्लेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि ओजोन का डिप्लेशन कम हो, उसको रिड्यूस किया जा सके। और ओजोन का मैं फॉर्मूला भी आपको बताया था, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, क्योंकि O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, O3 यानी कि ओजोन। प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म इज एन इकोसिस्टम इज बैक्टीरिया, प्लांट, इंसेक्ट या फिर अर्थवॉर्म। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, जो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं, सेल्फ प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बी करेक्ट हो जाएगा, प्लांट, क्योंकि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा सनलाइट की प्रेजेंस में जो है अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी जो है बैक्टीरिया, इंसेक्ट, ये सब जो है कहीं ना कहीं से भोजन ले लेते हैं, इसलिए प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर सिर्फ क्या है, प्लांट है। COD स्टैंड फॉर, देखिए 3 टर्म आपको मैं बता देता हूँ। एक होती है DO, एक होती है आपके BOD और तीसरा हो गया COD। ये तीनों टर्म आपको पता होनी चाहिए। DO का मतलब होता है डिजोल्व ऑक्सीजन, क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन। और BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। और DO की मैंने बता दी, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन
और तीसरा होता है COD। COD की फुल फॉर्म होती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताओगे तो मैं DO क्या होता है, BOD क्या होता है, COD क्या होता है, इनको डिटेल में एक अलग वीडियो में समझा दूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? नेचुरल डिजास्टर कूज मैक्सिमम डैमेज इन डेवलपिंग कंट्रीज। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज मैन मेड। इंडिया इज डिजास्टर फ्री कंट्री। मैंग्रोव्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन। तो पहला स्टेटमेंट है कि नेचुरल डिजास्टर जो है मैक्सिमम डैमेज करते हैं डेवलपिंग कंट्री में, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो होती हैं वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी ऐसी होती है, उनकी वजह से वो मिनिमम जो है डैमेज होता है वहाँ पे होता है, लेकिन वो पहले ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री में उतने रिसोर्सेज होते नहीं हैं, इसलिए वहाँ पे जो है उनकी तुलना में ज़्यादा डैमेज होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज मैन मेड, बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया था कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी। इंडिया इज ए डिजास्टर फ्री कंट्री, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंडिया में डिजास्टर नहीं होते क्या? होते हैं। मैंग्रोव्स रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, तो ये बात भी सही है, क्योंकि मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों की वजह से जो है वो साइक्लोन का जो इम्पैक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे थर्ड गलत है, तो थर्ड जिसमें उसको कैंसिल कर दो, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा 1 2 4। तो फ्रेंड्स ये था हमारा छोटा सा वीडियो। यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।